किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। झारखंड में किया जा रहा है अमृत कृषि। जी हाँ, किस तरह से झारखंड में अमृत कृषि की जा रही है और अमृत कृषि क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसे किस तरह से किया जा सकता है और खेती में कैसे इससे आप फसलों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारे खेती किसानी सेगमेंट में। स्वतंत्रता के बाद देश में खाद्य सुरक्षा का मामला बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा था। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए ज्यादा उत्पादन की जरूरत थी। इसी जरूरत ने हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति में ज्यादा जोर उत्पादन बढ़ाने पर था। नतीजतन रासायनिक उर्वरकों का चलन और नए नए बीज बाजार में आए। अधिक उत्पादन वाले नए बीजों की भीड़ में पौष्टिकता से भरपूर पुराने बीज गुम हो गए। दूसरी ओर ज्यादा उत्पादन की कीमत देश को भी चुकानी पड़ी। कीटनाशकों और रासायनिक खाद्यों ने फसलों को जहरीला बना दिया। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी प्रभावित हुई और फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। हम लोग के पास पिछले 100 साल का रिसर्च डेटा है कि 100 सालों में किस तरह से सारे पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है? अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व हम लोग को भोजन से मिलते हैं, पोषक तत्व से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है तथा बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। अगर पोषक तत्व हमारे अनाज में से ख़त्म हो गए तो ऐसा अनाज खाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे अमृत कृषि में सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि जितने भी पोषक तत्व जो धीरे धीरे रासायनिक खेती के द्वारा ख़त्म हो गए थे, धीरे धीरे वापस अपने सिस्टम में आने लगते हैं। 100 ईयर्स पहले पालक में देखा जाए इसका जो पोषक तत्व था, आयरन की जो परसेंटेज था 100 ग्राम्स में ये करीब 64 मिलीग्राम्स होता था। आज ये 1992 में जब इसका डाटा आया है, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो आए हैं, इसमें देखा जा रहा है पालक में आपका आयरन 3.3% है, 3 मिलीग्राम्स है। तो इस टाइप से अगर सभी चीज़ों में देखा जाए, हाँ कुछ चीज़ों में जैसे ग्रेन्स क्रॉप्स में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बढ़ी है, हाँ प्रोटीन का परसेंटेज कुछ में बढ़े हैं, लेकिन प्रोटीन में वो जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड, इनका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। तो ऐसे करके अगर ओवरऑल हम देखते हैं, इवन ऑरेंज में, संतरा में, ड्यू टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर उसमें स्टार्च की परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन विटामिन सी डिक्रीज हुआ है। तो इस टाइप से वेरियस क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन में पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स ये कम हो रही है धीरे धीरे। तो ये आज सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अमृत कृषि असल में एक प्रोबायोटिक विधि है। इसकी शुरुआत डॉक्टर श्रीपाद ए दोबलेकर ने 1960 के दशक में की थी। कम जगह और आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण अनुकूल खेती को अमृत कृषि कहा जाता है। नए पुराने प्राकृतिक तरीकों के साथ वैज्ञानिक विधियों का मेल इस खेती को ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ बनाता है। कृषि करने का जो पद्धति है, इसको चेंज करके हम न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशन में पोषक तत्व जो होती है, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, हम लोगों ने बढ़ा सकते हैं। पोषक तत्व में आ गया आपका जो प्रोटीन में आपका अमाइनो एसिड में जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हुआ, न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बढ़ा सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका होता है, क्योंकि सिंपल कार्बन में ये जो क्रॉप्स में जो पोषक तत्व आते हैं, न्यूट्रिशन जो आते हैं, इन न्यूट्रिशन बेसिकली या तो एयर से आता है या सॉइल से आता है। तो सॉइल में अगर मिनरल्स रहे, न्यूट्रिएंट, अगर हेल्दी सॉइल हो, जो आज हेल्थ कार्ड की बात करता है, सॉइल हेल्दी सॉइल अगर हो, तो ऑटोमेटिकली उनके जो क्रॉप्स होगा उसमें न्यूट्रिशन बढ़ेगी। अमृत कृषि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आसानी से अगर किसान भाई थोड़ी सी भी जागरूकता हो जाए, ये एक गौ आधारित कृषि है। बूढ़ी गाय हो जाती है, बैल हो जाती है, उनको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है अब इसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं बची है। लेकिन अगर किसान भाइयों को समझ में आ जाए कि बूढ़े
जो गाय बैल है उनको छोड़ने के बजाय उसके गोबर गौमूत्र से अगर हम लोग खेती शुरू कर दें, उससे मेरे सारे पोषक तत्व वापस आने लगे, सारी उत्पादकता बढ़ जाए, अगर हमको मार्केट में बढ़िया रेट मिलने लगे। हम लोग ने जहाँ जहाँ किसानों के साथ काम किया उनको मार्केट के साथ जोड़ा भी है। पर्यावरण की सुरक्षा और किसान परिवार की समृद्धि अमृत कृषि का मूल मंत्र है। ये खेती कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाने के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें रासायनिक उर्वरक और जहरीले कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता, बल्कि जैविक कचरा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें अमृत कृषि में 2 भाग है। पहला भाग है अमृत जल बनाना। अमृत जल बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग करते क्या है, देसी गाय का 1 किलो गोबर लिया, 1 लीटर गौमूत्र लिया और 50 ग्राम देसी गुड़, इन तीनों को 10 लीटर पानी में हम लोग बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, घोल बना लेते हैं। 3 दिन तक इसको रखना होता है। 3 दिन में हम लोग करते क्या है, दिन में 2-3 बार उसको डंडे से घड़ी की सीधी दिशा उल्टी दिशा में चला देते हैं ताकि हवा बढ़िया से उसके अंदर मिलती रहे। 3 दिन में आपका अमृत जल बन के तैयार। चौथे दिन इसको हम लोग 100 लीटर पानी में मिक्स कर देते हैं। टोटल में आपका 111 लीटर का अमृत जल तैयार हो गया, जिसको आप खेत में पटवन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमृत जल हो गया पहला भाग, जो कोई भी किसान अपने घर में आंगन में बड़े आराम से बना सकता है। दूसरा इसका भाग है अमृत मिट्टी बनाना। अमृत मिट्टी बनाने में करीब 4 से 5 महीने लगते हैं। इसमें जितने भी किचन वेस्ट, फार्म वेस्ट, पुआल, सूखे पत्ते हैं, जितना जैविक कचरा है, सबको इकट्ठा करके हम लोग अमृत जल में 24 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, ताकि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं और वो सारे सूखे पत्ते उनको एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। हमारे देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। ऐसे में अमृत कृषि आज की जरूरत है। इसे जितना प्रोत्साहन मिले उतना बेहतर है। अमृत कृषि जो है, इस चीज़ को एक बड़े ही पैमाने के पे पूरे देश के अंदर हम लोगों का ये अभियान है कि हम इसको फैलाएंगे कि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू, ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला जो खाना है वो कैसे उनके तक पहुंचाया जाए। और ये अभी हमारी स्टार्टिंग है। हमारा प्लान है, काफ़ी बड़ा प्लान है कि किस तरीके से हम झारखंड से सारी चीज़ों का सप्लाई अदर पार्ट ऑफ कंट्री में कैसे कर सके, पूरे भारत देश में हम कैसे इसको फैला सके। अमृत कृषि के द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्योर वेजिटेबल्स, प्योर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी लोगों तक पहुँचे। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हमारा देश पहले फूड सिक्योरिटी से प्रभावित था, यानी कि फूड बहुत कम था। आज न्यूट्रिशन सबसे कम है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अमृत कृषि कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च कर रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि धरती माँ हम लोग को एक पौष्टिक अनाज दे, उसके लिए हमको धरती माँ को पोषण देना पड़ेगा। वो पोषण कहाँ से आएगा? देसी गाय के गोबर गौमूत्र से आएगा। अगर किसी भी किसान के पास 2 देसी गाय या बैल है, उसके गोबर गौमूत्र से 5-6 एकड़ तक के लिए आराम से खेती हो सकती है। उसमें किसी भी और कोई अन्य चीज़ को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी कार्यक्रम गांव किसान में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भैंस पालन के बारे में। किस तरह से आप भैंस पालन कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कौन सी अच्छी नस्ल जो भैंस की है उसका आप चयन कर सकते हैं। आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर।
पहले मेरी मिसेज काम करती थी, इनको शौक़ था इनका पशुओं का, डेयरी का। ये काम मैंने संभाल लिया रिटायर होने के बाद। पहले मैं भैंसा ये ड्यूटी करते थे मेरे घर वाले, मैं भैंस संभालती थी। फिर ये रिटायर हो गए, फिर उन्होंने संभाल लिया ये काम। सुबह 4 बजे उठते हैं और पहले सफाई की और इनको बाहर से अंदर करेंगे चारा लगाकर, और उसमें जो है खड़ होती है, चूरी होती है और जी कुछ गेहूं का वो बनाते हैं हम दलिया, वो मिक्स करके इनको सबको डालते हैं, फिर दूध निकालते हैं और फिर इनको नला धुलाई करा के और 9-10 बजे से फिर इनको अंदर करते हैं साफ़ करके सब। अच्छा दूध दही होगी, घी होगा। और दूसरा इनकम भी है, इनका खर्चा निकल कर और 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना बचत है इसमें। इसके साथ साथ छोटे बच्चे हैं, जैसे ये 3, 3.5 साल 4 साल में पूरे हो जाते हैं। अब आजकल तो 1 लाख के नज़दीक जो है वो कीमत है भैंस की। ऐसे ही गाय का है, कटड़ा हो जाए, कटड़ा भी कई लाख का चला जाता है। करने वाले के लिए तो फ़ायदा है। तो भैंस तो मेरी घर की है ये। ऐसे ही जैसे ये पाल ली, ऐसे ही 2-3 महीने बेच ली, ऐसे ही। तो मतलब इसमें बचत है, मतलब काफ़ी, मतलब इसमें फ़ायदा है करने वाले के लिए। जो दूध मारा जा रहा है यहीं से चला जाता है, कॉलोनियाँ हैं। लेकिन कई बार ज़्यादा भैंस होने पर मान लिया 10-15 लीटर बच जाता है, तो फिर घी भी निकलता है, उसका घी बिक जाता है। अब ज़्यादा गर्मी आ गई, जैसे इसमें शाम को गुड़ भे देते हैं, पानी में भिगो दिया, वो सुबह जो है वो ठंडा होगा, मटके ठंडा हो जाता है, उसमें पानी मिलाया, सबको शरबत बना कर पिला दिया, थोड़ा थोड़ा आटा डाल दो उसमें, सबको पिला दिया। ऐसे ही सर्दियों में गुड़ की आवटी बनाते हैं, पकाते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, ऐसे इनको सर्दियों में वो देते हैं शाम को। हफ्ते में 1 बार तेल देते हैं, आधा किलो। एक तो उससे इनका पेट ठीक रहेगा, एक दूध जो है वो बिल्कुल एक ही उस पर रहेगा, एक बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उससे पेट साफ रहता है। इसके अलावा कीड़े की जो है वो गोली आती हैं, वो भी महीने में 1 बार गोली देते हैं इनको, कीटाणु नहीं हो उससे ख़त्म हो जाते हैं। युवा बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, वो इसको आसानी से कर सकते हैं। पढ़े लिखे तो भी चलो और कोई सर्विस कर ले, कुछ और धंधा भी कर ले, लेकिन जो सिंपल हैं वो खूब आराम से कर सकते हैं। बहन बेटी भी कर सकती है, कोई इसमें कोई उसका काम नहीं है, कोई जो बहुत मुश्किल काम है ये। अभी आपने जाना भैंस पालन के बारे में। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश के कई हिस्सों में बरसात हो रही है, लेकिन कई हिस्सों में धूप भी खिल रही है। ऐसे बदलते मौसम में ज़रूरत होती है अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रखरखाव करने की। किस तरह से आपने करना है अपने पशुओं की देखभाल, आइए जानते हैं इस पशुपालक कैलेंडर में। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर
लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कामयाब किसान की दास्तां जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है। न केवल कड़ी मेहनत और परिश्रम करके अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि साथ साथ दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बने हैं और उन्हें भी खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के बाद में आज मैं यहाँ पे मैसेज ये देने वाला हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ और ये अच्छा फ़ायदे का बिज़नेस है। बिज़नेस मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम एग्री बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो खेती करते हैं वो जनरली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन बिज़नेस जब हम कोई करते हैं तो उसको हम पूरी तरीके से कमर्शियल वे में देख के, और जब हम इसकी किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फ्रूट, अगर हम कोई भी फ्रूट उगाते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं तो ऑर्गेनिक की उसमें स्टैंप लगने के बाद में हमारे प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो बढ़ती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी हम लोग मेंटेन करते हैं और किसान सब लोग मेंटेन करते हैं, वो चीज़ मेन रहती है इसमें। तो इसकी जो खेती हम लोग करते हैं और लोगों को जो करवाते हैं, इसका जो टाइम रहता है, जैसे अपनी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, इसमें नॉर्थ इंडिया में 3 मतलब टाइम को जो है 3 अलग अलग साल के अंदर 3 डिफरेंट टाइम के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। फरवरी के बाद में फरवरी और मार्च 2 महीने आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इसको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। और ये जो बीच में जो आपकी फर्स्ट वाली जो रहती है, तो जैसे बहुत से लोग जो है सब्जियां वगैरह करते हैं, तो फरवरी मार्च तक सब लोगों की ऑलमोस्ट सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, या जो भी मल्टी क्रॉप लेते हैं, या गन्ना, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है गन्ना बहुत होता है, तो जनवरी और फरवरी तक यहाँ पे सारा गन्ना ऑलमोस्ट जो है सारा शुगर मिलों में या जो भी उसके डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँच गया होता है। तो उसके बाद में किसान के पास में ज़मीन खाली रहती है, तो वो इसको प्लान जब करता है, उसके बाद में जो जून जुलाई का महीना आता है वो करता है आपका जो है जो जब गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में फिर आप इसकी प्लान कर सकते हैं। अब ये बात आती है जुलाई के बाद में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद में फिर आपका जो धान, पैडी और जो है जीरी ये होता है। ये जैसे ही आपकी फसल कंप्लीट होती है, आप जैसे ही वो कंप्लीट होने के बाद में फिर आप उसको जो है वहाँ पे इसको ड्रैगन फ्रूट को लगा सकते हैं।
इसके अंदर 450 पोल लगते हैं, एक पोल के ऊपर 4 पौधे लगते हैं, 4 रोप आते हैं। लगाने के बाद में इसको 12 से 18 महीने, अब ये 12 से सब बोलते हैं कि भी 12 से 12 महीने में मिलना चाहिए फ्रूट, लेकिन मैं बस उस चीज़ को अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। 12 से 18 महीने का टाइम वो रहता है। अगर मान लिया हमने जैसे कोई फ्रूट का प्लांटेशन किया है जून में, तो जून में आने के बाद में 12 महीने हो गए, इसकी जो फ्लावरिंग जो स्टार्ट होती है वो जून में ही स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी और जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, बारिश का मौसम जिसे बोलते हैं मानसून का वाला रहता है, तो मानसून के आने के टाइम में इसके अंदर जो है फ्लावरिंग होनी, बडिंग, मतलब इसकी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं और इसके बनने के बाद में फ्रूट सेट होता है। ये आपका जुलाई में, इधर के एरिया की बात करता हूँ मैं, जुलाई में आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट मिल जाती है और जुलाई के लास्ट में। उसके बाद फिर ये उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी इसमें फ्लावरिंग होती है। नवंबर तक ऑलमोस्ट जो है इधर जो है फिनिश होने का चांस है। लेकिन ये भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे इधर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, मतलब लो हो जाता है, तो लो होने की वजह से हमारा फ्रूट जो है कुछ टाइम तक ज़्यादा रुकेगा। जो वो टाइम जब तक रुकेगा तो वो वेडिंग सीजन और जो फेस्टिवल सीजन होता है, उस फेस्टिवल सीजन होने की वजह से हम लोगों को उस फ्रूट का रेट अच्छा मिलता है। हालांकि ये बिल्कुल रफ टफ है, जिसको कैक्टस वैरायटी का पौधा है। इसमें 2 वैरायटी होती हैं, तीसरी भी होती है, लेकिन जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में है, लेकिन अभी हम उसको एटलीस्ट कम से कम 2 साल हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि उसका ये है कि जब तक हमारा पौधा मैच्योर नहीं होता है, जब तक हम किसी भी कंडीशन में, ना तो हम किसान को किसी को बोलते हैं कि आपका मतलब जब तक फार्म आपका 3 साल पुराना, मतलब चौथी साल में आप कटिंग करके उसका बनाने के बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो प्लांट मैच्योर नहीं होता, उसमें फ्रूटिंग में आपको टाइम लगेगा, पौधा चलेगा। ऐसा होता है, बहुत से कहते हैं कि बोले जी हमने ये प्लांट तो हमारा बन गया है, ये चल रहा है, चलेगा सब कुछ, क्योंकि पौधा है जो बड़ा, जो तैयार हुआ है तो बढ़ेगा भी, लेकिन फ्रूट आना, जैसे हम कोई पौधा बीज से उगाते हैं तो उसमें 5 से 6 साल लगते हैं फ्रूट आने में, और एक हम ग्राफ्टिंग के साथ में करते हैं, जैसे आम, अमरूद, सब चीज़ें चल रही हैं आजकल, ग्राफ्टिंग वाली चल रही हैं, तो उसमें जल्दी फ्रूट आता है। मतलब किसान का जो पैसा, टाइम और ये सब चीज़ बचती है, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट उनको टाइम से जल्दी मिल जाता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। देश के चुनिंदा शहरों में से एक मैसूर, कर्नाटक के इस शहर का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। मैसूर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिमारा हल्ली। यहाँ के किसान सिदप्पा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। बेहद कम पानी से इन्होंने ऐसी पैदावार ली कि बाकी किसान भी इनके नुस्खे के कायल हो गए हैं। सिदप्पा ने मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपनी जमीन से बढ़िया मुनाफा कमाया और समृद्ध किसानों की फहरिस्त में शुमार हो गए। दरअसल सिदप्पा ने अपनी जमीन और पानी की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन किया। पहले ये भी बाकी किसानों की तरह रागी, ज्वार, धान और गन्ने की खेती करते थे,
लेकिन इन सभी फसलों में पानी की काफी जरूरत होती थी। लिहाजा सिदप्पा ने बारीकी से गौर किया कि आखिर ये कौन सी ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनमें इनकी आमदनी भी अच्छी हो और फसल के दौरान पानी की भी कम जरूरत पड़े। सिदप्पा ने इसके लिए इलाके के कृषि अधिकारियों और जानकारों से बातचीत की। पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद सिदप्पा ने यह तय किया कि वो अपने खेतों में नारियल का बाग लगाएंगे। हमारे पिताजी पुराने तरीके से खेती करते थे। हम बहुत परेशानी में थे। फिर हमने अलग तरीके से खेती करने का मन बनाया। कृषि अधिकारियों से मुलाकात की। अब कम लागत में अच्छी उपज ले रहे हैं। ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ। सिदप्पा ने नारियल का बाग इस तरह लगाया ताकि इनके बाग में पूरे साल फल रहें। इसके लिए अलग अलग मौसम में फलने वाले पौधों का चयन किया गया। इनके बाग में नारियल के ज्यादातर पेड़ उस प्रजाति के हैं जिन पर 12 महीने फल रहता है। नीचे का फल पकता रहता है और पेड़ के अंदर से छोटे छोटे फल निकलते रहते हैं। इस तरह नारियल तोड़ने और बेचने का सिलसिला भी पूरे साल तक चलता रहता है। नारियल की खेती से सिदप्पा को पूरे साल आमदनी होती रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नारियल की खेती में कीटनाशक और महंगे खाद की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की पूर्ति भी बरसात से ही हो जाती है। नारियल के साथ साथ ये इन फसलों से भी मुनाफा कमाने लगे, जैसे धान, ज्वार और रागी। जिस जमीन से किसान 1 या 2 फसल लेते, उस जमीन से सिदप्पा 3 से 4 फसलें लेने लगे। खेती के साथ साथ नारियल से भी इन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। नारियल के पेड़ों से इनके घर का खर्च चलने लगा और दूसरी फसलों को बेचकर जो पैसे इकट्ठे होते उसे जमा करके सिदप्पा जमीन खरीदते। गांव के लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि जो काम बड़े भाई नहीं कर पाए वो काम सबसे छोटे ने कर दिखाया। अब तो आलम ये है कि सिदप्पा दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। दूर दराज के गांव से आए किसान इनसे इनकी कामयाबी का फलसफा पूछते हैं और सिदप्पा उन सभी को कड़ी मेहनत का मूल मंत्र देते हैं। सिदप्पा ने अपने साथ साथ बहुत से लोगों का भविष्य भी सुधारा है। गांव के जो गरीब मजदूर काम की तलाश में दूर दराज निकल जाते थे, आज सिदप्पा की वजह से उन्हें घर बैठे रोजगार मिल गया है। इनके खेतों पर 12 महीने कुछ न कुछ काम जरूर लगा रहता है और मजदूरों को भी रोजगार का साधन मिल ही जाता है। दीदी किसान, बदलते भारत की शान।